Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 2 of chapter number 8, that is the poem The Sea, written by James Reeves. Okay, so in today's lecture we will discuss summary of the chapter and some poetic devices used in the poem. Okay, let's start the lecture. Summary. The poem The Sea by James Reeves describes the sea by comparing it to a hungry dog. ठीक है कि poem जो है द सी, इसमें जेम्स रीव्स ने समंदर को डिस्क्राइब किया है, उसको कंपेयर करते हुए एक हंग्री डॉग से कंपेयर करते हुए उन्होंने जो समंदर को है वो डिस्क्राइब किया है। इन द फर्स्ट स्टैंजा, जो फर्स्ट स्टैंजा उसमें जो पोएट है वो कहते हैं कि द सी इज शोन एज द जायंट रेस्टलेस क्रिएचर दैट रोज ऑन द बीच ऑल डे। ठीक है, ग्रॉलिंग एंड नॉइंग एट द स्टोन्स लाइक अ डॉग विद बोन्स। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन नॉइंग है, जी इज साइलेंट। ओके, ग्रॉलिंग का मतलब होता है चीखना एंड नॉइंग का मतलब होता है चबाना। कि पहले स्टैंजा में वो कहते हैं कि जो समंदर है वो एक बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट क्रिएचर है जो कि बीच पर, ठीक है, जो समंदर का किनारा है वहां पर हर वक्त रोल करता रहता है। ठीक है, और एंड ग्रोलिंग वो बिल्कुल वो चीखता है, एंड नॉइंग चबाता है एट द स्टोन, यानी कि पत्थरों को, बिल्कुल इसी तरह से कि एक डॉग जो है वो हड्डियों को चबाता है। इन द सेकंड स्टैंजा में जो पोएट है वो प्रेजेंट्स द सी ड्यूरिंग स्टॉर्मी नाइट्स। ठीक है, पोएट जो है वो समंदर को प्रेजेंट कर रहे हैं स्टॉर्मी नाइट्स में, यानी कि विंडी नाइट्स, थंडर क्लाउड्स में। व्हेन इट बिकम वाइल्ड एंड फ्यूरियस, जबकि वो बिल्कुल एक वाइल्ड और फ्यूरियस लग रहा था, हॉलिंग लाउडली, यानी कि वो उसकी 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 जो आवाज़ है वो बहुत लाइक हॉलिंग आवाज़ होती है, चीख रहा होता है। एंड क्रैशिंग इट्स वेव्स अगेंस्ट, मतलब उसकी जो वेव्स होती हैं वो क्लिफ्स एंड चट्टान से जाकर टकरा रही होती हैं। थर्ड स्टैंजा में जो है सी इज डिस्क्राइब्ड इन इट्स काम मूड, यानी कि वो एक बहुत पीसफुल मूड में होता है। लेइंग क्वाइटली ऑन द सैंडी शोर्स, जो सैंडी शोर जो मैंने आपको बताया था, मीनिंग के समंदर का जो किनारा होता है, ठीक है, तो उसको वहां पर जो रेत वगैरह होती है उसके हम लोग उसको सैंडी शोर्स कहते हैं। वहां पर वो क्वाइटली यानी कि चुप करके बैठा होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि एक डॉग रेस्ट कर रहा है, विद इट्स हेड्स बिटवीन इट पॉज, पॉज पंजों को कहते हैं। थ्रू हिज कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन के थ्रू जो पोएट है वो बेसिकली समंदर के जो डिफरेंट मूड्स उनको हाईलाइट्स कर रहे हैं, जिसमें समटाइम फियर्स एंड वायलेंट। फियर्स का मीनिंग होता है एग्रेसिव, एंड वायलेंट का मीनिंग पावरफुल में ही आता है। समटाइम्स नॉइसी एंड पावरफुल, एंड एट द अदर टाइम काम एंड पीसफुल। ठीक है, ओके, ये जो शॉर्ट सी समरी थी इसको आपने करी। नेक्स्ट हम लोग पोएटिक डिवाइसेस जो पोएम में यूज है हम लोगों ने डिस्कस कर। सबसे पहला जो है हमारे पास है मेटाफर। अच्छा, मेटाफर हमारे पास क्या होता है? मेटाफर बेसिकली हम लोग कोई दो बिल्कुल डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज। ठीक है, जिस तरह के द सी इज अ हंग्री डॉग, अब देखें सी को उन्होंने हंग्री डॉग से कंपेयर किया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर लाइक नहीं यूज किया। इसको हम लोग अब कहेंगे कि यहाँ पर मेटाफर यूजर जो पूरी पोएम है इसमें जो है वो हमारे पास एक्सटेंडेड मेटाफर है। ठीक है, वेयर द सी इज कंपेयर टू हंग्री डॉग। अच्छा, मेटाफर होता है कि लाइक एक सेंटेंस में यूज करना बस, और आगे फिर दोबारा से इसको यूज ना करना। एक्सटेंडेड मेटाफर का मीनिंग होता है कि an extended metaphor is a literary device that compares two unlike things at length, carrying the comparison across multiple lines। ठीक है, यानी कि आगे जो पोएम में मल्टीपल लाइंस में जो है उनका कंपैरिजन करना पैराग्राफ में, और इवन एन एंटायर वर्क रादर देन अ सिंगल सेंटेंस, तो उसको हम लोग मेटाफर कहते हैं। यानी कि सिर्फ एक सेंटेंस में यूज करना, अगर हम लोग उसको कंपेयर करें तो उसको हम लोग मेटाफर कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग थ्रू आउट द पोएम या अपने पैराग्राफ में या हमारा जो भी हमारा रिटन वर्क है उसमें हम लोग डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट पैराग्राफ्स में उसको कंपेयर करेंगे, तो फिर हम लोग कहेंगे कि इसमें एक्सटेंडेड मेटाफर है। ठीक है, द होल पर इधर एक्सटेंडेड मेटाफर। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हमारे पास होती है कि ह्यूमन और एनिमल क्वालिटीज को नॉन ह्यूमन थिंग्स पर अप्लाई करना, यानी ठीक है, जैसे कि हमने देखिए कि सी इज गिवन एनिमल क्वालिटीज, यानी कि सी को एनिमल क्वालिटीज दी गई हैं, टीथ, जॉज, पॉज, हॉलिंग, नॉइंग। अब ये सारी एनिमल क्वालिटीज है। ठीक है, उनके दांत होते हैं, उनके जॉज पंजे, हॉलिंग यानी कि चीखना, नॉइंग चबाना। तो अब यहाँ पर इस तरह से पर्सोनिफिकेशन यूज हुई। एग्जाम्पल देखें कि विद हिज क्लैशिंग टीथ एंड शैगी जॉज, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ये आप लोग का एक न्यू कॉन्सेप्ट है ओनोमेटोपिया। ठीक है,
ओके, ऑनोमेटोपिया हमारे पास क्या होता है? ऑनोमेटोपिया मीन्स साउंड वर्ड्स, यानी कि जो साउंड्स होती है उनको वर्ड फॉर्म में लिखना, उसको हम लोग एनोमेटोपिया कहते हैं। जैसे कि इट इज व्हेन अ वर्ड साउंड्स लाइक द नॉइज इट डिस्क्राइब्स। एग्जाम्पल देखिए, वुफ, अब ये एक साउंड है लेकिन हमने इसको क्या किया, एक वर्ड बना के लिया, तो यहाँ पर अब एनोमेटोपिया यूज किया। ठीक है, ओनोमेटोपिया की प्रोनाउंसिएशन ओनोमेटोपिया। द साउंड अ डॉग मेक्स, बज द साउंड ऑफ अ बी, बैंग द साउंड ऑफ अ गन शॉट, splash the sound of water. so these are these are onomatopoeia। ठीक है, तो यहाँ पर हम onomatopoeia use it in the poem the sea। अब देखिए, bones 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 sounds like growling और mourning। growling का मीनिंग होता है चीखना, mourning का मीनिंग होता है कराहना। halls and hollows long and loud। ठीक है, अब देखिए ये हॉलोज, अब ये भी बेसिक मेरे पास साउंड्स हैं। साउंड्स लाइक द लाउड हॉलिंग ऑफ द winds एंड वेव्स। ठीक है, तो अब दो सेंटेंसेस में, इन दो हमारे पास जो सेंटेंसेस है, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ओनोमेटोपिया यूज किया गया। सो एनोमेटोपिया इज जस्ट यूजिंग वर्ड्स, ठीक है, डेट कॉपी रियल साउंड्स टू मेक राइटिंग मोर लिवली। ओके, ये लाइन आपने पढ़नी है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से जो भी साउंड वर्ड्स होते हैं ना, जिस तरह के साउंड वर्ड्स आ जाए बेसिकली किसी भी पोएम में, तो फिर वहां पर ये पोएटिक डिवाइस यूज की गई होती है, डेट इज ओनोमेटोपिया। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बेसिकली रेपिटेशन होता है ऑफ द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स की जो रेपिटेशन होती है उसे हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। इसमें रंबलिंग, टम्बलिंग, स्टोन्स, ठीक है, स्नफ्स एंड स्निफ्स सेम साउंड्स है ना इसी तरह। तो इन दो सेंटेंसेस में एलिट्रेशन यूज है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है सिमली। सिमली, अच्छा, अब यहाँ पर डायरेक्टली सिमली यूज नहीं की, लेकिन यहाँ पर इम्प्लाइड हो सकती है। जैसे कि देखिए, सिमली हमारे पास होता है बेसिकली कंपैरिजन करना दो चीजों का, लाइक और एज यूज करके। ठीक है, लेकिन इस पोएम में द सी इज नॉट डायरेक्टली सेड टू बी लाइक अ डॉग। ठीक है, ये नहीं कहा गया द सी इज लाइक अ डॉग, कहा गया द सी इज अ हंग्री डॉग। सो उन्होंने डायरेक्टली जो है वो सी को नहीं कहा कि इज लाइक अ डॉग, बट द होल मेटाफर वर्क एज एन इम्प्लाइड सिमली। अच्छा, अब इम्प्लाइड सिमली का मीनिंग होता है कि कोई किसी भी दो चीजों कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स दैट डज नॉट यूज द वर्ड लाइक और एज टू मेक द कंपैरिजन एक्सप्लिसिट। ठीक है, इम्प्लाइड सिमली हम उससे कहते हैं कि कोई किसी भी दो चीजों का कंपैरिजन करना विदाउट यूजिंग लाइक और एज, तो उसको हम लोग इम्प्लाइड सिमली भी कहेंगे। और अच्छा, अब देखिए जो हमने पीछे सेंटेंस पढ़ा था, द सी इज अ हंग्री डॉग, अब हम लोग यहाँ पर कहेंगे इधर मेटाफर यूज किया गया है। ठीक है, मेटाफर, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि यहाँ पर इम्प्लाइड सिमली भी यूज की गई है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आई होगी कि इम्प्लाइड सिमली हम लोग तब कहते हैं कि जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा हो विदाउट यूजिंग लाइक और एज, तो उसे हम लोग इम्प्लाइड सिमली भी कहते हैं। और हम लोग फिर साथ से प्रॉपर डेफिनेशन वो मेटाफर की है। ठीक है, सो ये हमारे जो थे आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने समरी को डिस्कस किया, पॉइंट डिवाइसेस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।